Guys, very warm welcome to NS English Academy. This is Sonia. In today's video, let's talk about some major list of works that appeared in your examination in a repeated form. Basically, ये जो complete list है in which you get 120 approx major works that appeared in your 18 June 2024 examination of UGC NET English Literature. आज हम लोग 98 बेसिकली लिस्ट में 98 नंबर पर पहुंच चुके हैं और आज मैं आपको ये कंप्लीट जो आपका बेस्ड ऑन है 18 जून 2024 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में जितना भी मेजर वर्क्स था आज कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. नंबर 98 कुली. एज वी नो अबाउट कुली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट famous novel by Mulk Raj Anand that was published 1936. Now this appeared in examination of your every 6 months, so accordingly you will have to just memorize the concept as well the facts regarding this particular novel. Coolie, right? It belongs to the Indian English social realistic tradition. बेसिकली जो आनंद है उन्होंने कहीं ना कहीं इस नॉवल के थ्रू हार्ड रियलिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी की हमें दिखाने की कोशिश की है, एज वेल poverty, exploitation and class operations, in which the central character or protagonist of the novel मुन्नू you can find, जो एक पुअर हिल बॉय होता है फ्रॉम कांगड़ा यानी कि हिमाचल रिलीजन का, राइट और वो ऑर्फन भी होता है. किस तरीके से उसने फेस किया है एक्सप्लॉइटेशन एंड ह्यूमिलिएशन वेयर एवर ही गोज, राइट. सो ही सिम्बोलाइज एक्चुअली द फेट ऑफ द पुअर इन कॉलोनियल इंडिया. जहाँ पर भी आपका ये मुन्नू जो था प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, जहाँ भी जाता था इसने वहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ह्यूमिलिएशन देखा, कॉलोनियल इंडिया में एक्सपीरियंस किया उसको. मीन्स आप बोल सकते हो किस तरीके से जब वो पहले सर्वेंट की तरह काम करता था जिनके घर पे, तो वो लोग उसको बहुत ब्रूटली बिहेव करते थे. देन आफ्टर ही वेंट अहेड, किस तरीके से उसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं डिफरेंट और हर जगह उसको एक्सप्लॉइटेशन मिला है. दिस इज़ द कोर आइडिया ऑफ दिस एक्चुअल नॉवल रिटन बाय आपके मुल्क राज आनंद नेम कुली, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन 99. अभी मैं आपको क्वेश्चन से भी फैमिलियर कराने वाली हूँ. बेसिकली क्वेश्चन क्या था एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट 99 द सर्पेंट एंड द रॉब, 1960 पब्लिकेशन. तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर मैं आपसे द सर्पेंट एंड द रॉब की बात करूं, सो दिस इज़ बाय राजा राव. देखिए इन सभी आपको जो सेमिनल टेक्स्ट है इन सभी को आपके फिंगर टिप्स पे आपको रखना है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्मेट में एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं. नाउ डोंट कंफ्यूज अमंग की राजा राव ने लिखा है, मुल्क राज आनंद ने लिखा है, अदरवाइज आर.के. नारायण ने लिखा है, क्योंकि ये थ्री ऑफ जो मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं इनके जो नॉवेल्स हैं वो कहीं ना मतलब माइंड को जम्बल्ड करने लगता है जब आप इनको प्रिपेयर करते हैं. क्रोनोलॉजी आपको सेपरेटली पता होनी चाहिए तीनों ही राइटर्स की, क्योंकि ये आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनएफटी हैं जो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं. अगेन मैं आपको बता दूं द सर्पेंट एंड द रॉब, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल एंड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो राजा राव ने बेसिकली 1960 में पब्लिश हुआ था, एंड इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में से एक है, विच वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964. जब भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ जितना भी नॉवेल्स है, मेरा यही टारगेट रहता है कि आई जस्ट रिवाइज यू ऑल दी फैक्ट्स, जितना भी एसोसिएटेड आपको वर्क से प्रिपेयर करना है, मेमोराइज करके रखना है, फिंगर टिप्स पे रखना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बार बार रिवीजन करने के बाद ही प्रैक्टिस में आपके आती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर. उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ. ये जो बेसिकली इसका टाइटल है, टाइटल की अगर मैं मीनिंग की बात करूं, द सर्पेंट एंड द रॉब, एज यू नो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहता है तो आपको थोड़ा सा सिंबॉलिक भी स्टडी करना है. तो ये जो टाइटल है ये इंडियन वैधानिक जो मेटाफर है वहाँ से लिया गया है, जहाँ पर आपको सर्पेंट का मीनिंग बताया गया है एल्यूजन. होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एल्यूजन, राइट. तो एल्यूजन को सिंबलाइज कर रहा है सर्पेंट, जिसे हम बोलते हैं माया इन हिंदी, है ना, कि माया के जाल में फंसे हैं. एंड जो ये रॉब है इट शोज रियलिटी यानी कि ब्रह्मांड. होप यू अंडरस्टैंड. तो ये दोनों जो अपने आप में टाइटल के वर्ड्स हैं ये सिम्बोलाइज्ड हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ओवरऑल आपने इसका जो बेसिकली एक कोर आइडिया है उसको अपने ध्यान में रखना है कि ये जो नॉवल है इसमें आप किस तरीके से देखेंगे. द सर्च फॉर ट्रुथ, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन पर बेस्ड है, राइट. एंड जो कैरेक्टर्स हैं उसमें भी आपने मेन कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है, जैसे रामास्वामी, क्योंकि यहाँ से आपको कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है. जितना भी मुल्क राज आनंद, राजा राव
एंड आर के नारायण। इन 3 राइटर्स की आप सबसे पहले आपने इन 3 राइटर्स का थोड़ा सा बायोग्राफी स्टडी करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट सर्च आउट द नॉवेल्स मेजर वर्क्स रिटन बाय दीज ट्रायो राइटर्स एंड उनकी क्रोनोलॉजी। देन आफ्टर आपको जितने भी इनके मेजर वर्क्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, सी दिस इज द एग्जामिनेशन में जो आपसे 18 जून को पूछा गया है, आई हैव द आपके पास प्रूफ है बेसिकली। ये सभी आपसे नॉवेल्स पूछी गई हैं, शॉर्ट स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, जो भी इन लोगों ने राइटिंग्स में कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में, वो सभी आपने प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस बनते हैं। सो फिंगर टिप्स पे आपने एटलीस्ट वो सभी ऑथर्स को रखना है जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देन आफ्टर यू मस्ट चेक आउट द राइटर्स दोज नॉट अपीयर्ड फ्रिक्वेंटली बट once at least appeared in your examination, क्योंकि there can be chance they can ask further. Hope you understand. Now the serpent and the rope we have talked about, and रामास्वामी जो इसमें कैरेक्टर है जो बेसिकली सर्च कर रहे हैं, अपनी जो उनकी सर्च है वो स्टार्ट हो रही है ट्रुथ को लेके। साउथ इंडियन जो ब्राह्मण स्कॉलर जो मतलब कि बेसिकली फ्रांस में रहता है अपनी वाइफ मेडलिन के साथ। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आपने ये सभी कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है, इनका थोड़ा थोड़ा सा आपने रोल भी ध्यान में रखना है कि किसने क्या परफॉर्मेंस दिया है पर्टिकुलर वर्क के अंदर। इससे आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी जब आपको स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। वेटिंग फॉर द महात्मा, दिस इज 1955. So guys, this is by R.K. Narayan. I'm just writing here R.K. नारायण। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे, देखिए तीनों ही राइटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और मैं बता दूँ ये पास्ट पेपर्स में से मैंने इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स निकाले हैं क्वेश्चन पेपर से, जिसका मैंने प्रॉपर लिस्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है सो दैट यू गाइज ईजिली इन सभी को मेमोराइज कर सके, रिवाइज कर सके एंड यू गेट मल्टीपल टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट लिटरेचर से, लाइक अफ्रीकन, इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश, आपको अमेरिकन, सभी लिटरेचर से यहाँ पे मिक्स्ड वर्क्स मिल जाएंगे जो आपके रिवीजन में बहुत आपको हेल्प करेंगे। यू मस्ट ओनली जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ योर। इसी तरीके से मैं आगे के क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी क्वेश्चन पेपर ऑफ यूजीसी नेट, जो बेसिकली जहाँ से रिसेंटली जो आपसे पूछे गए एंड देयर कंप्लीट चांसेस कि वो आपसे अगेन पूछे जाएंगे, तो उसी को मेरा फोकस है। इफ़ यू वांट टू गेट दिस कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेजर 123 वर्क्स दैट अपीयर्ड इन योर 18th June 2024 एग्जामिनेशन, यू हैव टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ माई चैनल स्कॉलर। सेकेंड, you have to just purchase, this is a very cheap price, and if you purchase once you guys can just avail these all list of important for exam. Now let's टॉक अबाउट वेटिंग फॉर महात्मा। अभी आप आर के नारायण का ये इंपॉर्टेंट है जिसे 1955 में पब्लिश करा है एंड इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल नॉवेल्स में से एक है। सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो ऑथर नॉवल लिख रहा है बेस्ड ऑन विच, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फिलोसॉफिकल नॉवल है क्योंकि इससे पहले हमने द सर्पेंट एंड द रोप स्टडी किया, दैट इज़ वाई राजा राव, और वो इनका फिलोसॉफिकल एंड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल था। यहीं से आपको क्वेश्चन जो होते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कोर आइडिया एंड व्हाई दिस नॉवल एग्जैक्टली रिटन, राइट। इसमें बेसिकली इन्होंने इंक्लूड किया है जो नॉवल है वेटिंग फॉर महात्मा, एज द टाइटल इट इज़ महात्मा गांधी एज एन एक्चुअल कैरेक्टर। तो इसमें जो महात्मा गांधी है एक्चुअल कैरेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं इस नॉवल के अंदर, जिसे इन्होंने मालगुडी, जो नारायण का फेमस फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है, मालगुडी में इस नॉवल को इन्होंने सेट किया है, मालगुडी, राइट। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होते हैं बट यू नीड टू रिवाइज दैम अगैन एंड अगैन, एंड यही पर्पस मेरा है, दैट्स वाई मैं अगैन एंड अगैन आपको सभी फैक्ट्स रिवाइज कराती हूँ। और बेसिकली फ्रेंड्स इसका जो टाइम पीरियड है नॉवल का वेटिंग फॉर महात्मा, क्योंकि एक सेटिंग का टाइम पीरियड ये लोग मेंशन करके रखते हैं, तो इसका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इट इज़ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड द 1940s, जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था फॉर इंडिपेंडेंस, इट वॉज रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। इनफैक्ट उस समय का जो एक सिचुएशन है वो इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर उन्होंने क्या करा है, मिक्सड करके आप लोगों के साथ एक्सप्लोर किया है, राइट। सो दिस इज द पर्पज ऑफ आर के नारायण टू राइट वेटिंग फॉर महात्मा, इन विच इन्होंने एक्चुअल कैरेक्टर में महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट किया है। होप यू अंडरस्टैंड। और इसके कैरेक्टर्स भी आप जरूर से देख के जाइएगा, श्री राम हो गए, भारती हो गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। बिकॉज मैं अभी मेजर वर्क्स लेकर आई हूँ लिस्ट उसकी, देयर आर मैनी क्वेश्चन अभी हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट हैं जो आपसे अपार्ट फ्रॉम वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे कैरेक्टर हो गया, आपका बेसिकली वो कौन सा टेक्निक यूज़ किया है वर्क के अंदर,
एंड लिटरेरी मूवमेंट्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं क्योंकि मैंने अभी एक वन पार्ट उठाया आपका. नाउ लेट्स मूव ऑन 101. शेडो फ्रॉम लद्दाख. तो फ्रेंड्स, शेडो फ्रॉम लद्दाख 1966 बाय भवानी भट्टाचार्य, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश राइटर्स, जिनसे आपको क्वेश्चन, जिनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपसे रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है. इट मीन्स भवानी भट्टाचार्य को आपने प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद मुल्क राज आनंद, राजा राव एंड आर के नारायण. देयर आर 4 अभी हम लोगों ने सजेस्ट कर दिए. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश नॉवल है इनका, जो द शेडो फ्रॉम लद्दाख है, और एग्जामिनेशन में आपसे पूछा ही जाता है. ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो नॉवल है ना इनका, ये जो पर्टिकुलर शेडो फ्रॉम लद्दाख, इस नॉवल के अंदर इन्होंने डील किया है इंडिया सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड गांधीयन वैल्यूज. दैट्स वाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट नॉवल रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य, राइट, जिसे इन्होंने 1966 में पब्लिश कराया एंड इट वॉज वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड, येस, इन 1967. प्लीज कीप इन योर माइंड आफ्टर अ ईयर. एंड यहाँ ना बेसिकली इंडो चाइना वार जो 1962 में हुआ था उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है. टेंशंस बिटवीन गांधीयन आइडियलिज्म एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में इसमें पर्टिकुलर एक्सप्लोर किया गया है थीम को. तो ये सभी कोर आइडिया अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है. अभी नाउ नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द हाई वंदना, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो फ्रेंड्स, ये जो हाई वंदना है 1971, इट इज़ बाय गिरीश कर्नाड. अभी देखिए, गिरीश कर्नाड भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर में हैं जो आपसे पूछे जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जिन्हें आपने प्रिपेयर करना है और इनके सभी प्लेस की क्रोनोलॉजी आपने अपने माइंड में रखना है. हाई वंदना वन ऑफ मेजर इनका प्लेस में से एक है जो 1971 में लिखा है. ये फर्स्ट ओरिजिनली कन्नड़ लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज में इट वॉज रिटन, फर्स्ट प्ले है ये, एंड देन इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द ऑथर हिमसेल्फ, यानी कि आपके गिरीश कर्नाड ने ही बेसिकली पर्टिकुलर हाई वंदना प्ले को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट खुद से किया था, राइट. अभी ये जो इनका बेसिकली प्ले है हाई वंदना, तो अगर मैं हाई वंदना का आपको टाइटल का मीनिंग बताऊं, देन द मीन्स इज द हॉर्स हैड एन मैन, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं ना, हाई, हाई का मतलब ही हॉर्स होता है अगर मैं संस्कृत में बोलूं, और वंदना का मतलब होता है फेस ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो हेड, यानी कि द हॉर्स हेडेड मैन, यानी कि एक ऐसा मैन जिसका जो सर है वो कैसा है, एक हॉर्स के जैसा है. इट इज़ हाई वंदना. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट टाइटल, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में. दैट्स वाई आई मेमोराइज यू ऑल, रिवाइज यू ऑल एक्चुअली. और यहाँ पे ना आपको इंडियन मैथोलॉजी, फोक थिएटर एंड मॉडर्न जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं वो देखने मिल जाएंगे. बेसिकली यहाँ पे सर्च फॉर परफेक्टनेस की बात की गई है, किस तरीके से सर्च किया जा रहा है परफेक्शंस के लिए, उसकी बात की गई है इस प्ले के अंदर, जिसमें आपको मिल जाएगा जब ये प्ले ओपन होता है तो उसमें मास्क ऑफ गणेशा दिखता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वैन पर्टिकुलर प्ले ओपन, व्हाट इज़ द सीन, राइट. सो यू मस्ट नो हाई वंदना व्हेन इट ओपन्स. और प्लेज में ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं कि जब ये प्ले ओपन होता है तो इसमें आप देखेंगे विद अ मास्क ऑफ गणेशा, द गॉड विद एन एलिफेंट हेड, राइट. तो बेसिकली जो सेटिंग है उसी का तो थीम है इन परफेक्शन, राइट. तो ये जो हाई वंदना इनका स्टोरी है, इसमें अ मैन दिखाया गया है जो एक हॉर्स के हेड वाला होता है, इज इंट्रोड्यूस्ड, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट. सो दिस इज़ द प्ले अबाउट. मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मेरा बस पर्पस यही है कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड करना, एज वेल जितना भी कोर आइडिया एंड फैक्ट्स आपको मेमोराइज करने हैं, रिवाइज करने हैं मल्टीपल टाइम before your examination. This is the purpose of mine that I do in every video of mine. You see, this is basically the fifth part of that particular video, जहाँ पर 126 पूरे देखिए आप देख सकते हैं. यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था जून 18 to 24. बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर था उसका लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया. ये सभी क्वेश्चंस में ईच आपसे टेक्स्ट, मेजर नॉवेल्स, प्लेज, पोएम्स डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ इन पास्ट वीडियोज़ ऑफ माइन. ये मेरा 5th है. अगर नहीं देखा है उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा. इफ़ यू नॉट गेट द लिंक प्लीज़ कमेंट मी, सो आई विल सजेस्ट यू वो कौन सा कंप्लीट पार्ट है. मैं प्लेलिस्ट भी इसका कंप्लीट आप लोगों के लिए इस वीडियो के बाद प्रिपेयर कर दूंगी, सो दैट यू गाइज ईजिली जस्ट मेमोराइज योर सेल्फ. और ट्रस्ट मी, अगर आप इन सभी वर्क्स को करते हैं, यू गेट कॉन्फिडेंस एज वेल. यू थिंक कि
वट एवर यू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन, यू रियली एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पास्ट पेपर्स PYQ बेस्ड हम लोग यहाँ पे लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। मैं अभी आपसे क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कराने वाली, वो कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस हैं, दैट्स वाई मैं सोचती हूँ कि 4 to 5 कम से कम आपके साथ शेयर कर लूँ। तो बेसिकली अभी हम लोग हाय वंदना की बात कर रहे थे, तो एज आई टोल्ड अबाउट दी हाय वंदना, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 103 तुगलक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 118 ये क्वेश्चन चेक कीजिए, यहाँ पे आपसे मैचिंग्स पूछा गया है। ये आपका 18 जून वाला एग्जामिनेशन है, 224 में जो हुआ था, किसी स्टूडेंट का मैंने लिया है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि मैचिंग्स का था। अभी हम लोगों ने कुली डिस्कस किया, सरपेंट एंड द रॉप मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वेटिंग फॉर महात्मा एंड शैडो फ्रॉम लद्दाख। सी दिस इज द क्वेश्चन जो आपसे मैचिंग पूछा गया था, और इसके फ्रंट में आपसे कैरेक्टर्स पूछे गए थे, आपने कैरेक्टर्स को मैच करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर बेस्ड आपसे क्वेश्चन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुली में क्या देखेंगे, कुली में कौन था, मुन्नू था। सरपेंट एंड द रॉप में कौन था, रामास्वामी था। अभी मैंने आपको पीछे बताया वेटिंग फॉर महात्मा में आपको कौन मिलेंगे, श्री राम, ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा में थे। एंड शैडो फ्रॉम लद्दाख में आपको सत्यजीत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से मैच करना है कैरेक्टर्स को। यू मस्ट मैच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर ईच टेक्स्ट, जो मेजर वर्क्स हैं और उसका कोर आइडिया, एंड एज वेल एज आपको जितना भी एक मेन कैरेक्टर्स रहता है नॉवल में, अगर इन सब की आपको नॉलेज है। और ये नॉलेज कब होगी, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होती है। इट कम्स व्हेन यू रिवाइज दैम अगैन एंड अगैन, सेम मैनर जैसा कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ रिवीजन देती हूँ। मुझे पता है यू ऑल नो अबाउट कुली, द सर्पेंट एंड द रोप, बट इवन I revise these concepts. Why? Because you need to sustain them in your mind before your examination. In fact, the day of your examination. Hope you understand. Now let's check out about the next question. फ्रेंड्स अभी जो मैं रिसेंटली आपको लिस्ट में समझा रही हूँ, सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अभी गिरीश कर्नाड के आपसे प्रॉपर प्लेस पूछे गए जिसका क्रोनोलॉजी उन्होंने आपसे यहाँ पे बोला है। हाय वंदना मैंने अभी आपको डिस्कस किया, अभी मैं तुगलक आपको बताने वाली हूँ। देन वी डिस्कस अबाउट दी बाली, नागमंडला एंड ययाति। ऑब्वियसली इनका ययाति द फर्स्ट वन, जो अगर मैं लिस्ट में इसमें करूँगा या करूँगी सॉरी, तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है, क्रोनोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। चलिए अभी कम बैक हो जाते हैं और लेट्स टॉक अबाउट दी तुगलक। बेसिकली जो इनका प्ले है तुगलक, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो तुगलक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बाय गिरीश कर्नाड, दैट वॉज पब्लिश्ड 1964, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। एंड ये बेसिकली ना बेस्ड ऑन है हिस्टोरिकल फिगर मोहम्मद बिन तुगलक, 14th सेंचुरी सुल्तान ऑफ दिल्ली, राइट, उनसे एसोसिएशन है इस प्ले का। तो दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड। एंड अगर इससे वैसे बेसिकली ना कैरेक्टर को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जामिनेशन में, ओनली द ईयर ऑफ पब्लिकेशन यू मस्ट नो एंड द राइटर इटसेल्फ, राइट। अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बाली। 104 बाली द सेक्रीफाइस 1980, बेसिकली 1 एक्ट प्ले है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, 1 एक्ट प्ले बाय गिरीश कर्नाड। अगेन गिरीश कर्नाड इम्पॉर्टेंट है, और ओरिजिनली इसे कन्नड़ में लिखा गया है, ठीक है। इसका टाइटल अनदर था जब इसको कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इसका हुआ है बाली द सेक्रीफाइस, जिसे बाद में इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, खुद से किया है। जितने भी इनके प्लेस है ज़्यादातर इन्होंने खुद से ही किए हैं। अच्छा, जो बाली है यहाँ पे, बली जिसे बोलते हैं आप, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ पे ऑफरिंग, यानी कि सेक्रीफाइस करना। भाई बलि देना, बलि होता है ना, ये वही बलि है। लेकिन ये जो प्ले है ना, इन दिस प्ले की अगर मैं बात करूँ, द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज़ फिलोसॉफिकल एंड मॉरल। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो इसमें सेक्रीफाइस की बात हो रही है, इट इज़ नॉट फिजिकल। ये फिजिकल की बात नहीं कर रहे, फिजिकली आपसे कोई सेक्रीफाइस नहीं मांग रहा कि गर्दन काट दी उसका, कि जैसे बलि दे दी जाती है बकरी का, ठीक है। तो नॉट दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, दे टॉक्ड अबाउट द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल, राइट, अ सेक्रीफाइस ऑफ डिज़ायर, ईगो और इवन ट्रुथ। किस चीज़ का सेक्रीफाइस यहाँ पे मांगा गया है, आपकी डिज़ायर, राइट, एंड ईगो एंड ट्रुथ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखना है पर्टिकुलर वर्क को लेके, क्योंकि यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी इनके एक बार आप अगर देखना चाहें तो कैरेक्टर देखना, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर इनका जो प्ले है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नागमंडला।
तो फ्रेंड्स नागमंडला, इसका थोड़ा सा मुझे ईयर को पब्लिकेशन को लेके थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, क्योंकि सम ऑफ द रिसोर्सेज में यहाँ पे पता चला है कि 1988 है और सम ऑफ दी में आपको 1990 मिल जाएगा। अब ये चीज़ आप अपने खुद से देख लीजिएगा, मैंने दोनों ईयर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाउ नागमंडला गिरीश कर्नाड का वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश प्लेज में से एक है नागमंडला, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है कोबरा, कोबरा प्ले और स्नैक रिचुअल्स, यानी कि ये इनका बेसिकली कन्नड़ प्ले है जिसे गिरीश कर्नाड ने 1988 में लिखा था एंड लेटर ही ट्रांसलेटेड इनटू हिमसेल्फ, जैसे कि अदर इन्होंने प्लेस किए हैं। अच्छा, ये जो इनका प्ले है ना, इसमें आपको फॉकलोर, मिथ एंड मैजिक रियलिज्म देखने मिल जाएगा, जिसे इन्होंने एक्सप्लोर किया है लाइक लव, जेंडर रोल्स, पेट्रियार्की एंड फीमेल सेक्सुअलिटी के से रिगार्ड करके, राइट। तो यहाँ पे जो नाग है ना, नागमंडला, तो नाग का मतलब यहाँ पे कोबरा को सिंबलाइज किया जा रहा है एंड मंडला का मतलब हो गया सर्कल। होप यू अंडरस्टैंड। अभी नागमंडला क्या हो गया, इट मीन्स द प्ले ऑफ द सर्पेंट, द प्ले ऑफ अ सर्पेंट। होप यू अंडरस्टैंड। अभी इसके जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक बार से, और इस प्ले की भी जो बिगनिंग है, इट विद अ स्टोरी टेलर, एक स्टोरी टेलर मैन होता है हु हैज़ बीन कर्स्ड, जिसको कर्ज मिला हुआ है, जिसे अभिशाप मिला हुआ है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है एंड ही विल डाई इफ़ ही स्लीप्स, और उसको ये श्राप मिला है कि वो मर जाएगा अगर वो सोएगा, अनलेस समवन लिसन टू हिज स्टोरी द होल नाइट, राइट। देन अ स्टोरी अपीयर्स एंड बिगिन टू नरेट रानी स्टोरी, यानी कि जो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो स्टोरी टेलर है उससे होती है, और वो क्या करता है, वो कहानी सुनाता है, नरेट करता है कहानी, स्टोरी को, जो भी मतलब अपने जीवन को सेव करना चाहता है, तो कहानी यहीं से शुरू होती है, राइट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी रानी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है एंड इसमें और भी जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको भी आपने एक बार स्टडी करना है। अभी लेट्स मूव ऑन ययाति। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ययाति जो इनका 1961 गिरीश कर्नाड का फर्स्ट प्ले है, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। क्रोनोलॉजी में आपसे बेसिकली यही क्वेश्चन बना था। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्ले जिसे कन्नड़ में फर्स्ट लिखा गया। दैन व्हेन ही वाज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, जब ये सिर्फ 23 साल के थे गिरीश कर्नाड, व्हेन ही रॉट दिस ययाति, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम, जो महाभारत में बेसिकली स्टोरी है ना, यहाँ पे उसी की बात किया गया है। कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन धर्म एंड कर्म, राइट। तो दिस इज़ द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले, और मैंने आपको ईयर भी बता दिया किस तरीके से जो स्टोरी है किंग ययाति जो कहाँ से आए हैं, जो बेसिकली महाभारत से ही लिए गए हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, ओके। अभी आपने क्रोनोलॉजी सेट करना है, मैंने सबका ईयर मेंशन आपको कर दिया वन बाय वन। इनफैक्ट हाय वंदना, तुगलक, बाली, नागमंडला, ययाति, मैंने वो सभी 5 आपसे जो गिरीश कर्नाड को लेके क्वेश्चन बना था उसका लिस्ट में देखिए आपने यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए। अभी आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। अभी लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स 107 सी अ टेल ऑफ टू सिटीज। दिस इज वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859, दिस इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। आपको मैं बता दूं, चार्ल्स डिकेंस के भी सभी वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है नॉवेल्स के एग्जामिनेशन में, कई बार पूछी गई है, आपने प्रिपेयर करके रखना है। चार्ल्स डिकेंस वॉज अ फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक थे। इन्होंने बेसिकली सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और इनजस्टिस को, जो विक्टोरियन इंग्लैंड की पॉवर्टी, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी थी, सोशली इनइक्वालिटी, उन्हीं को हाईलाइट्स किया है अपनी नॉवेल्स में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इनकी राइटिंग्स में आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएगी रियलिज्म, सटायर एंड मोरल लेसन्स की, राइट। अभी अगर मैं आपसे इनके जो ये यहाँ पे नॉवल है इसकी बात करूँ तो द टेल ऑफ टू सिटीज़, तो इसमें ना आपको एक तो सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखना है, ये हिस्टोरिकल नॉवल है जिसे इन्होंने लंदन एंड पेरिस में बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन सेट किया है, क्योंकि सेटिंग से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली सेपरेट क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना, जो भी आप वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, मेजर वर्क्स की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो आप सभी वर्क्स प्रिपेयर करेंगे। देखिए, आप एस्टिमेट लगाइए ना, आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे 130 प्लस मेजर वर्क्स इंक्लूड होते हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म, मतलब कि ऑप्शंस को मैं इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी आपको वर्क्स मिलते हैं 130 प्लस आपको वर्क्स मिलते हैं। तो क्या आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितना भी एग्जामिनेशन में आप, या जितना भी आपका सिलेबस या जो भी आप क्राइटेरिया अपना लेके चल रहे हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो आप जो भी अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेजर वर्क्स आपसे पूछे जा रहे हैं, आप देखिए ये जो मैंने पर्टिकुलर लिस्ट बनाई इसमें भी आपको 130
अप्रॉक्स मिल जाएंगे मेजर वर्क्स जो सिर्फ सिंगल आपके 18 जून का जो आपका पेपर है उसमें आपसे पूछे गए हैं। तो अभी आपने क्या एस्टिमेट लगाया यहाँ पे 130 एनी हाउ यू मस्ट नो दैट वर्क्स जिसका कोर आइडिया यू मस्ट नो। अब इतना बड़ा लिटरेचर है, इतना बड़ा क्राइटेरिया है, एग्जामिनर आपसे सिर्फ 130 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके 130 क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए जो भी वो पूछता है रिगार्डिंग। होप यू अंडरस्टैंड। तो आपने क्या करना है, बहुत सारा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे तो यू व्हाट यू डू, यू जस्ट चेकआउट जो मैंने 4 PYQs आपको सिलेक्टेड बताए थे अपनी टिप्स ऑफ करके, जो मैंने टाइटल दिया था, थंबनेल दिया है, नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। वहाँ मैंने आपको यही सजेस्ट किया था कि वो कौन से 4 PYQs हैं जिन्हें आपने टारगेट करके उनके जितने भी उसमें मेजर आपसे वर्क्स इंक्लूडेड हैं, सिर्फ आंसर्स नहीं आपको देखने, सभी ऑप्शंस को आपने स्टडी करना है, एनालाइज करना है। यू मस्ट एक्चुअली गेट कॉन्फिडेंस इन यू, क्योंकि उसमें वो सभी वेराइटीज़ आपको देखने मिल जाएगी, वो कंप्लीट सिलेबस आपको देखने मिल जाएगा जो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। यही मेरा टारगेट है, यही मैं आपको अभी कराने जा रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ये पेपर कर रहे हैं। टाइम लगता है, पेशेंसली आप सब काम कर सकते हैं। देखिए बहुत जल्दी मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकती, मुझे भी रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं सभी चीज़ों के लिए। अभी हम लोग इंडियन इंग्लिश कर रहे थे एंड सडनली आपसे विक्टोरियन एज के चार्ल्स डिकेंस का एक मेजर वर्क उठा के दे दिया, तो उन सभी चीज़ों के रिसोर्सेज कलेक्ट करना, दिस रियली हार्ड वर्क, राइट। और आपको ये सभी चीज़ें एक साथ इकट्ठी मिल रही है, इट मीन्स यू रिवाइज्ड ग्रेट। सो अपना प्रेपरेशन को क्वालिटी बेस्ड बनाइए, क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि कम स्टडी करने पर भी आपको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाए आपके क्वालिफिकेशन से, राइट। अभी कम बैक हो जाते हैं फिर से थोड़ा बहुत द टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में मैं बता दूं। ये हिस्टोरिकल नावल है, ये आपके चार्ल्स डिकेन का हिस्टोरिकल नावल है, और जिसका सेटिंग इन्होंने लंदन एंड पेरिस में किया है बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आपने ध्यान में रखना है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, जो मैं फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ ईच वर्क के, कुछ सोचकर बेस्ड ऑन PYQs जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर बेस्ड मैं आपको जितना भी आइडिया होता है वो मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ जब भी मैं कोई भी वर्क आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जो ये मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे चार्ल्स डिकेन का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि ना सेक्रीफाइस एंड सोशल इनजस्टिस, लव, टायरनी बेस्ड यानी कि थीम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, राइट। और इसका भी आपने स्टोरी प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनकी स्टोरी से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपने वंस एटलीस्ट समराइज करना है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इनफैक्ट यू मस्ट कवर all the major novels written by Charles Dickens. Hope you understand. Now let's move on. The next one's 108. तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो सिबिल है 1845, ये बेंजामिन डिज़राइली, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इन ऑथर का नाम, बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है। तो ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है एंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं बाद में यूके के, जो आपके बेंजामिन डिज़राइल हैं। तो इन्हीं का ये वर्क है सिबिल, जिसका सबटाइटल है द टू नेशंस। मैं लिख देती हूँ द टू नेशंस। अब आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना है, मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन से फैमिलियर करा दूँ। द क्वेश्चन इज़ 124 क्वेश्चन देखिएगा। द टू नेशंस इज सबटाइटल ऑफ, यहाँ पूछा है कि द टू नेशन किसका सबटाइटल है, तो यहाँ पे बेंजामिन डिज़राइली का जो सिबिल है इसका बेसिकली सबटाइटल है। अब देखिए अगर आपको नहीं भी पता था, अगर आप ऑथर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते थे कि जो ऑथर है इटसेल्फ वो मतलब ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं एंड वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूके के, तो आप क्या एग्जामाइन करते। देखिए नेशंस की बात, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है इट मीन्स उसने पक्का से अपनी वर्क में की होगी। अब क्योंकि बेंजामिन डिज़राइल एसोसिएटेड है, तो देखिए इनका जो सिबिल है और सबटाइटल भी है, तो इस तरीके से आप स्मार्ट गेस लगा सकते हैं अगर आपको पता भी नहीं है, प्रायर नॉलेज इफ़ यू डोंट हैव, तो दिस इज़ द स्मार्ट गेस, जिसके थ्रू काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो वन टाइम में ही अपना नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। आपको क्या लगता है उनको सभी के आंसर आते हैं? नो, कई बार लकीली वो लोग स्मार्ट गैस करते हैं, अपनी नॉलेज से स्मार्ट गैस करते हैं, जो भी प्रायर उनका नॉलेज होता है उस पर बेस्ड उनका स्मार्ट गैस रहता है, जो उनका आंसर 100% राइट निकलता है, राइट। सो अकॉर्डिंगली अब देखिए चार्ल्स डिकेन का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो मैंने अभी ये सभी इंक्लूड किए हैं लिस्ट में, जैसे द वार्डन हो गया, आपका ट्रेजर आइलैंड हो गया,
क्योंकि ये सभी वर्क्स आपसे किसी ना किसी फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो दिस इज़ माई टारगेट बिकॉज आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ योर एग्जामिनेशन, दैट्स वाई आई पॉइंटेड आउट यू सम मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स. और मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप सभी भी इन सभी मेजर जो लिस्ट मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, यू मस्ट प्रिपेयर दैम अकॉर्डिंगली, राइट. अभी जो ये सिबिल है, इनका जो ये वर्क है, इसका फुल टाइटल हम लोगों ने द टू नेशंस देख लिया यहाँ पर. एंड ये किसके बारे में, एक सोशल नॉवल है, पॉलिटिकल नॉवल है, जहाँ पर इन्होंने वर्किंग क्लास कंडीशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है. ठीक है, किसने बात की है, द ऑथर बेंजामिन डिज़राइली ने, राइट. एंड इंडस्ट्रियल इंग्लैंड की बात क्या है कि अर्ली विक्टोरियन इरा में क्या उसका पोजीशन था, अर्बन किस तरीके से सेंटर्स हुए विद वर्किंग क्लास एक्सप्लॉयटेशन को लेकर. भाई वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन किसकी वजह से होता है, अर्बन सेंटर्स ही तो रहेंगे उसके. तो दिस इज़ द कोर आइडिया ऑफ दिस वर्क. एंड ये जो बेसिकली इनका वर्क है, इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू नेशंस. यानी कि वो कौन कौन से टू नेशंस है, जो इसका बेसिकली सब टाइटल है, रिच वर्सेस पुअर. देखिए ये चीज़ें ना एग्जामिनेशन में यही स्टेटमेंट्स बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपसे पॉइंट आउट की जाती है, क्या आपने बारीकी से उसको स्टडी किया है. अगर जो एस्पिरेंट्स इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखता है, वर्क से एसोसिएटेड, आप पूरा समरी कर लीजिए, छोटे बच्चे की तरह उसका समरी पढ़ लीजिए. आपको वो हेल्प नहीं करेगा अगर आपने 4 लाइनें इंपॉर्टेंट उसकी फैक्ट्स मेमोराइज़ किए हुए हैं, सम इंपॉर्टेंट माइनर थिंग्स जो दूसरों को लगती है, अगर आपने उन चीज़ों को बारीकी से पढ़ा है, आप वो पूरा समराइज़ अपने माइंड से ही कर लेंगे. आपको समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले किसी भी वर्क को देखते हो ना, अपने ऑथर को देखिए, उस वर्क के ऑथर की लाइफस्टाइल को देखिए, उसकी एक मेंटेलिटी को स्टडी कीजिए. देन आफ्टर यू प्रिपेयर द कोर आइडिया ऑफ ईच टेक्स्ट. आप देखेंगे कि आपका समराइज़ तो हो ही गया पर्टिकुलर, और उसके बाद आप स्मार्ट गेस लगाइए, देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है. तो हर चीज़ को पूरा नहीं स्टडी किया जाता है, आई नो. इनफैक्ट यू ऑल नो कितना वाइड एरिया है हमारे लिटरेचर सिलेबस का. तो हाउ कैन यू कंप्लीट ऑल, लेकिन उसको कंप्लीट करने का एक तरीका है, एक स्मार्ट वे है, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, राइट. अभी सिबिल का जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया. एंड नेक्स्ट वी हैव 109 द वार्डन 1855. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे, अभी पीछे हमने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर देख रहे थे, उसके बाद हमने चार्ल्स डिकेन का नॉवल देखा, अभी हमने बेंजामिन डिज़राइल का सिबिल देखा, अभी देखिए द वार्डन आ गया. ये वार्डन किनका है, एंथनी ट्रोलॉप. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंथनी ट्रोलॉप. कौन है ये, एंथनी ट्रोलॉप आपके इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, जिन्हें हम बेसिकली जानते हैं या वी नो फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी. यानी कि ये अपनी जितनी भी राइटिंग्स है, अब द वार्डन वन ऑफ दैम, इनका राइटिंग है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स लिटरेचर. इनकी जितनी भी राइटिंग्स होती हैं उसमें ये रियलिस्टिक डिपिक्शन देते हैं विक्टोरियन सोसाइटी का, ब्यूरोक्रेसी, मोरल डायलेमास. अगर आप इतनी चीज़ आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे अगर अपने ऑथर के बारे में, ठीक है. तो अभी जो ये वार्डन है, इनका फर्स्ट नॉवल है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. और इनका जो एक सीरीज़ था ना, क्रॉनिकल्स ऑफ बैड्स था शायर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका थोड़ा सा नेम अजीब है, फर्स्ट आई शुड राइट हियर द वार्डन. ये उनका उस लिस्ट के अंदर आया बेसिकली वर्क, जो उस सीरीज़ में आया है, नॉट लिस्ट एक्चुअली, आई एम जस्ट राइटिंग हियर द नेम ऑफ दैट सीरीज़, क्रॉनिकल्स. अब ये क्वेश्चंस आपसे यहीं से बनते हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ बारसेट शायर, राइट. यहाँ मैंने बेटा मेंशन कर दिया, यू कैन सी दिस इज़ द सीरीज़ इन विच ही एक्चुअली पब्लिश दिस वर्क द वार्डन, राइट. जहाँ पर इन्होंने क्लर्जीमैन, चर्च एडमिनिस्ट्रेशन, इनके डेलीमास, इनका जो इथिकल डेलीमास है उसके बारे में इन्होंने बात किया है. जो बेसिकली डेलीमास चल रहा है बिटवीन, जिसे हम कहते हैं ना, एक आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ इथिकल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. एक जो मोरल आपका जो एक आर्ग्यूमेंट है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है. तो मेन पर्पज़ यहाँ पे वही है, टू शो ऑफ रियलिस्टिक स्टेट ऑफ विक्टोरियन इरा, राइट, सोसाइटी. अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, अभी हम लोगों ने द वार्डन कर लिया, अभी ट्रेजर आइलैंड. तो फाइनली गाइज ट्रेजर आइलैंड आप देखेंगे, इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, RL स्टीवनसन से भी आपको वर्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में. और इनका जो ट्रेजर आइलैंड है ना, आप देखेंगे मैचिंग क्वेश्चन में ज़्यादा इनके ये जो टेक्स्ट है उसको एसोसिएट किया जाता है. अभी आपके रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन कौन है, इनको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए. स्कॉटिश आपके नॉवेलिस्ट हैं, पोइट हैं, ट्रैवल राइटर हैं. ये 3 चीज़ आपने ध्यान रखना है. एंड वी नोन फॉर हिम एडवेंचर नॉवल,
क्योंकि इनकी जो नॉवेल्स होती हैं बेस्ड ऑन होती हैं एडवेंचर नॉवेल्स। अब आप क्या करेंगे, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन को वन साइड लिखेंगे, ऑन दी अदर साइड यू राइट बेस्ट नॉन फॉर एडवेंचर नॉवेल्स। सिर्फ एडवेंचर नॉवेल्स भी अगर आप लिख लेंगे इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए। सी आई एम जस्ट राइटिंग हियर RL स्टीवनसन। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा ऑथर किस टाइप की वॉक लिख रहा है। तो जब इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, तो काफ़ी सारे, मैंने आपको क्या बताया, स्मार्ट गेस स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे हैं जो स्मार्ट गेस लगा के क्वालिफाई कर जाते हैं। उनका स्मार्ट गेस ऐसा ही नहीं होता, उनकी प्रायर नॉलेज पर बेस्ड होता है, राइट। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज़ आप अपने अंदर भी ये चीज़ देखेंगे। अगर प्रायर नॉलेज आपका बिल्ट है, प्रायर नॉलेज आपका बेस्ट है, यू मस्ट आंसर अनफैमिलियर क्वेश्चंस, क्योंकि अनफैमिलियर क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आपसे मिलते हैं, आपसे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अभी ट्रेजर आइलैंड की हम बात करते हैं। स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं आपके, एडवेंचर नॉवेल्स इनकी आपको देखने मिलेगी। एंड जहाँ पर ना मतलब, और इनकी जितनी भी नॉवेल्स है ना वो यंग रीडर्स के लिए होती है। इनका जो ये फेमस वर्क है ट्रेजर आइलैंड आपके स्टीवनसन का, इसके अलावा इनका किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकॉल एंड मिस्टर हाइड, दीज आर फेमस वर्क जो इनके लिखे गए हैं। अभी ट्रेजर आइलैंड वन ऑफ एडवेंचर नॉवल है जिसमें इन्होंने ट्रेजर एंड मॉरल करेज के बारे में बात किया है, ठीक है। और जो पायरेट्स होते हैं ना, जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, उनके बारे में भी इन्होंने बात किया है। तो एडवेंचर नॉवल है, चिल्ड्रन लिटरेचर बेसिकली बेस्ड ऑन, जैसे कि मैंने बताया, जो यंग रीडर्स होते हैं इनके। तो होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एडोनिस। तो फ्रेंड्स, एडोनिस आपका बाय शेली, PB शेली, सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स आपके PB शेली। इनके सभी वर्क्स आपने देखने, इंग्लिश रोमांटिक पोइट है, नॉन फॉर हिज लिरिक पोइट्री, रेडिकल आइडियाज, थीम्स ऑफ ब्यूटी, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी पर इनका बात की जाती है। और इनके फेमस वर्क में आपको इनकी और टू द वेस्ट विंड, प्रॉम्प्टमस, अनबाउंड एंड एडोनिस, इसके अलावा इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं शेली के। आप प्लीज़ उन सभी को क्रोनोलॉजी ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे पास बना है लिस्ट ऑलरेडी मेरे हैंड रिटन नोट्स में, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी बिफोर योर एग्जामिनेशन। जितना भी मेजर राइटर्स, ऑथर्स हैं आपके, पोइट्स हैं, जिनके वर्क्स आपने देख के जाने ही जाने, जहाँ से क्रोनोलॉजी आपसे पुट होती है, मैं वो सभी आपको कवर कराऊंगी। ट्रस्ट मी, इफ़ यू कंसिस्टेंसली प्रैक्टिस ऑल दी कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ऑन डेली बेसिस आपको। एडोनिस की बात कर लेते हैं जल्दी से इनका। तो जैसे कि इनका ये मैंने आपको बताया कितने इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं इनकी, कौन कौन से वर्क्स हैं। तो ये जो बेसिकली इनका एडोनिस है, इसके अगर मैं सबटाइटल की बात करूँ, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो कब लिखा था इन्होंने ये? ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। बहुत यंग एज में उनकी शादी कह रही उनकी डेथ हो जाती है। और ये भी आपके वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स में से एक हैं रोमांटिक पीरियड के। तो इन चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। एडोनिस में ये एक एलिजी है जिसमें ये मॉर्न कर रहे हैं द डेथ ऑफ फेलो पोइट जॉन कीट्स, राइट। आपने इसको स्टडी करना है, कंप्लीट स्टडी करना है। और ये जो जॉन कीट्स से इनकी एट द एज ऑफ 25 एंड ही वाज ओनली, ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हो जाती है जॉन कीट्स की, जिस पर ये बहुत ज़्यादा मॉर्न करते हैं आपके शेली, एडमायर करते हैं कीट्स की पोइट्री को एंड रॉट एडोनिस एज अ ट्रिब्यूट टू हिज लाइफ एंड आर्ट, राइट। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। एंड सम इम्पॉर्टेंट इसमें लाइंस आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मिलता है। अभी लेट्स मूव ऑन, प्रीफेस टू शेक्सपियर। दिस इज़ बाय सैमुअल जॉनसन। अभी हम लोग सैमुअल जॉनसन पर आ गए हैं, सैमुअल जॉनसन, राइट। प्रीफेस टू शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, 1765 एडिशन, जिसे बेसिकली इनका एसेज, लेक्सियोग्राफिक एंड क्रिटिक कंसिडर किया जाता है कि इन्हें सैमुअल जॉनसन को, एंड ही फेमस पोइट, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए फेमस हैं, क्रिटिकल एसेज के लिए फेमस हैं आपके सैमुअल जॉनसन। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये एग्जामिनेशन में इसी पर्टिकुलर पेपर में आपसे पूछा गया है 1755, जो मैंने लास्ट अभी जब इसके पार्ट्स में कवर करा रही थी। अभी हम लोग 112 पर हैं, तो बिफोर जो नंबर्स थे उसमें आपसे पूछा था। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप देख सकते हैं एक ही वर्क से एसोसिएटेड आपको कितने, एक ही ऑथर से एसोसिएटेड उनके कितने वर्क्स आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर है, Here he analyze शेक्सपियर्स जीनियस, उनका स्टाइल, उनका ड्रामेटिक टेक्निक के बारे में इन्होंने एनालाइज किया है। कि इन्होंने एनालाइज किया है ऑफकोर्स
सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। और इन्होंने डिफेंड किया है कहीं ना कहीं शेक्सपियर को अगेंस्ट क्रिटिक्स, स्पेशली रिगार्डिंग मिक्सिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, राइट। और यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो शेक्सपियर है वो यूनिवर्सल अपील है एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर कंसीडर किया जाता है कि इनको शेक्सपियर को, राइट। तो ओवरऑल ये हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट 112. नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 127 देख सकते हैं। पीबी शैलेज एडोनिस laments on the death of, how easy question he put here, and answer we have John Keats, right, क्योंकि जॉन किट्स की डेथ पर इन्होंने लिखा था बेबी शैली ने। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी हैव 113 an essay on criticism. This is 1711 by Alexander Pope, one of most important. अभी लास्ट का पेपर भी देखेंगे ना आप, यू फाइंड कि दिस ऑल्सो अपीयर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफ योर, राइट। चलिए, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म बेसिकली अलेक्जेंडर पॉप का। अलेक्जेंडर पॉप को रिवाइज कर लीजिए, मेजर इंग्लिश पोइट हैं, सटायरिस्ट हैं, ऑगस्टन एज से इनका बेसिकली बिलोंगिंग है, ऑगस्टन एज, ठीक है। एज भी पर्टिकुलर आपने प्रिपेयर करना है, इनफैक्ट मेमोराइज रखना है अपने माइंड में। और ही नॉन फॉर विट, ब्रेविटी एंड मास्टरी ऑफ हेरोइक कपलेट्स, राइट। इन्होंने मास्टरी किया है हेरोइक कपलेट में, लिख देती हूँ यहाँ पे, हेरोइक कपलेट से एसोसिएशन है आपके किनका, अलेक्जेंडर पॉप का। एंड फेमस ऑफ कोर्स द रेप ऑफ द लॉक आपको देखना है, द डंसियन, एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये सभी इनके मेजर वर्क्स है जिनको आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग। अभी देखिए इनका जो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये एक इनका पोयम है इन हेरोइक कपलेट में, जहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्होंने मेंशन किए हैं एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, जैसे कि टाइटल है इसका। एंड इसको इन्होंने आप बोल सकते हो पोइटिक एडवाइस फॉर क्रिटिक एंड राइटर्स के मतलब पर्पस आप बोल सकते हो टारगेट करके इन्होंने मतलब इसको लिखा है। क्या टारगेट किया इन्होंने, जहाँ ये एडवाइस दे रहे हैं, किनको एडवाइस कर रहे हैं, क्रिटिक्स एंड राइटर्स को, ठीक है। तो ओवरऑल इनका यहाँ पे पर्पस यही है, टू गाइड क्रिटिक्स एंड राइटर्स ऑन लिटरेरी टेस्ट एंड जजमेंट, कि क्या बेसिकली लिटरेरी का टेस्ट है और क्या जजमेंट रहता है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि कोर आइडिया क्या है। तो ट्रू क्रिटिसिज्म की जहाँ पर इन्होंने बात किया है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको अवॉइड करना है प्राइड एंड प्रेजुडिस को, हार्मनी विद नेचर आपने इंक्लूड करना है पोइट्री में, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मोरल पर्पस। तो ओवरऑल उन्होंने सम इन मेजर डिस्कशन दिया है एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, किनको, क्रिटिक्स को, और बेसिकली किनको दिया है इन्होंने, writers, right? Hope you understand here. Now let's move on again. An essay on man by Alexander Pope. Alexander Pope. ये बेसिकली इनका फिलोसॉफिकल पोयम है। एन एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पॉप का फिलोसॉफिकल पोयम है, हेरोइक कपलेट में लिखा है, जिसको इन्होंने 4 एपिस्टल में डिवाइड किया है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 एपिस्टल। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है, जहाँ ये एड्रेस कर रहे हैं मेन्स नेचर, सोसाइटी, हैप्पीनेस एंड रीजन को। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और इनका जो मेन पर्पस है टू राइट एन एसे ऑन मैन, टू ओनली मेन्स प्लेस इन द यूनिवर्स, कि एक आदमी का क्या प्लेस है यूनिवर्स में। प्रमोट कर रहे हैं ये हार्मनी विद नेचुरल एंड डिवाइन ऑर्डर के साथ, ठीक है। एंड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स डिज़ाइन एंड अवॉइड कर रहे हैं एक्सेसिव प्राइड अपने इस वर्क के अंदर। होप यू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस ऑफ पॉइजी 1595। कई बार मैं आपको, और देखिए ये अगेन रिपीट हो रहा है, जब मैं आपको ये 18 जून का पेपर करा रही थी, इसमें दोबारा से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका, मीन्स ये पर्पस, ये जो वर्क है ऑप्शंस में दोबारा रिपीट हुआ है। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। डिफेंस ऑफ पॉइजी बाय सर फिलिप सिडने, ठीक है। हम यहाँ पर मेंशन करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं। और ये आपके इंग्लिश पोइट हैं, कॉर्टियर हैं, सोल्जर हैं, स्कॉलर हैं। एलिजाबेथन रेनेसा से इनका एसोसिएशन है, एलिजाबेथन रेनेसा से इनका एसोसिएशन है आपके सर फिलिप सिडने का। और इनका जो बेसिकली ये वर्क है, यहाँ पर ये डिफेंड कर रहे हैं पोइट्री को। ही एक्चुअली डिफेंड हेयर पोइट्री, किन से, जो बेसिकली स्टीफन गॉसोन जो बेसिकली क्रिटिक कर रहे हैं, जिन्होंने पोइट्री को लेके एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो जो भी इनका मेंटालिटी था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था टुवर्ड्स पोइट्री, स्टीफन गॉसोन ने, जिसका डिफेंस आपके फिलिप सिडने ने डिफेंस ऑफ पॉइजी लिख के दिया था, जहाँ पर इन्होंने बताया कि जो डिफेंस ऑफ पॉइजी में इन्होंने बताया कि जो पोइट्री है एक सुपीरियर आर्ट है,
पोइट्री क्या है? एक सुपीरियर आर्ट है जहाँ पर आपको हिस्ट्री, फिलोसफी एंड मोरल टीचिंग्स मिल जाएगा। एंड इन्होंने इंस्ट्रक्ट, मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ, इन्होंने 5 मतलब आइडियाज़ यहाँ पे मेंशन किए थे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, जो आपका डिफेंस ऑफ पॉइजी है, तो हर बार हमारा डिवीज़न थोड़ा डिफरेंट रहता है। पोइट्री इज सुपीरियर आर्ट, इन्होंने सबसे पहले बात किया है पोइट्री क्या है? सुपीरियर है। किससे है? सुपीरियर आर्ट है ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे पोइट्री को किस तरीके से डिफाइन किया है, ये बता के कि ये इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। पोइट्री क्या करती है? इंस्ट्रक्ट करती है एंड डिलाइट करती है, यानी कि हमको क्या करती है पोइट्री? प्लीज़ भी करती है और हमारे माइंड को टीच भी करती है उसके वर्च्यू को, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है किस तरीके से इन्होंने इसको आपके फिलिप सिडने ने डिफेंड किया है पोइट्री को, इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन से इनका क्या रोल है आपके फिलिप सिडने का हियर? तो इन्होंने बताया कि जो पोइट्स होता है किस तरीके से क्रिएट करता है आइडियल वर्ल्ड्स को, इंस्पायर करता है किसी के एक्शंस को और शो करता है ह्यूमन एक्सीलेंस। तो इन अ ग्रेट मैनर उन्होंने इमेजिनेशन को यूज़ किया है एज रिगार्ड पोएट्री। एंड नंबर 4 वी हैव क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसोफर्स। यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसोफर पर भी करके बताया है किस तरीके से जो आपका पोइट्री है वो उसको डिफाइन किया, यानी कि सिडने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो कुछ पोइट्स हैं जो एग्जिट करते हैं, हिस्टोरियंस हैं जो भी मतलब मोरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं, और क्योंकि हिस्ट्री ओनली रिपोर्ट्स फैक्ट, क्योंकि उनका मानना है कि जो हिस्ट्री है वही रिपोर्ट करती है सारे फैक्ट्स को, तो इन्होंने मतलब उस टाइप के जो फिलोसोफर है ना उनको इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। एंड नंबर 5th एंड लास्ट वन इन्होंने बोला है पोएट्री एंड मोरालिटी, जहाँ पर ये कहना चाहते हैं पोएट्री एंड मोरालिटी, ठीक है। तो कंप्लीट आपको ये अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वो किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। तो लास्ट मैंने जब ये पर्टिकुलर आपका डिफेंस ऑफ पॉइजी पीछे आया था तो मैंने अनदर फैक्ट्स आपको सजेस्ट किए थे। यहाँ मैं कुछ और डिटेल में आपको समझा रही हूँ, इनफैक्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ, तो हर चीज़ न्यू आपको मिलेगी, मतलब द वे एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, जिससे कि आपको न्यू आइडिया आपके माइंड में क्रिएट रहे। बात एक ही है मगर उसको कहने का मैं तरीका हमेशा बदलती हूँ जिससे कि आप इंटरेस्टेड होकर स्टडी करें। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है पोएट्री एंड मोरालिटी में कि जो पोएट्री है वो मोटिवेट करती है, करेज करती है, वर्च्यू लाती है हमारे अंदर नॉवल डीड्स को करने के लिए, राइट। तो अब आप मान सकते हैं और आप कंक्लूड कर सकते हैं किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया आपके फिलिप सिडने ने, और आंसर किसको दिया इन्होंने? स्टीफन गोसॉन। अब इनका स्टीफन गोसॉन का कौन सा वक्त था मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। कल्चर एंड सोसाइटी 1958। उससे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए 128। Identify the text from which of the following lines have been taken. Therefore, compare with the poet, with the historian, and with the moral philosopher. And if he go beyond them both, no other skill can match him. ये आपका लाइन्स कहाँ पे ऑकर है, आपसे ये क्वेश्चन बना है। अभी आप अगर इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे तो अभी जो मैंने आपको 5 आपको डिफेंस बताए हैं, किस तरीके से डिफेंड किया है आपके फिलिप सिडने ने डिफेंस ऑफ पॉइजी में, एग्जैक्ट आपको मैच होता दिखेगा इनका जो मैंने 5th नंबर आपके साथ सजेस्ट किया था। यू गाइस कैन सी हियर 4th नंबर जहाँ पे हम क्रिटिसिज्म फिलोसोफर की ये बात कर रहे थे, तो उसी से एसोसिएटेड यहाँ पे लाइंस उन्होंने लिखी है। एक बार मीनिंग निकाल के देखिए इस लाइन का, यू ईजिली अंडरस्टैंड। और इसके अपार्ट फ्रॉम देखिए प्रीफेस टू शेक्सपियर, एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर का अ डिफेंस ऑफ पॉइजी है, ठीक है। अभी नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं 116 कल्चर एंड सोसाइटी। दिस इज़ बाय रेमंड विलियम्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपके रेमंड विलियम्स का है। वी हैव टॉक्ड अबाउट, अगेन ये तुम्हारा रिपीट हो रहा है सेम पेपर में। ये ब्रिटिश कल्चरल थियोरिस्ट हैं आपके रेमंड विलियम, एसोसिएटेड ऑफ कोर्स मार्क्सिस्ट थियोरी, एंड लिटरेरी क्रिटिक भी है, नॉवलिस्ट भी है, कल्चरल स्टडी से इनका एसोसिएशन है, की फिगर कंसिडर किए जाते हैं, और इनका ये फेमस वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दिस द लॉन्ग रेवोल्यूशन एंड कीवर्ड्स भी इनके इंपॉर्टेंट है। अभी जो इनका ये वर्क है, इसका जो बेसिकली इनका पर्पस है टू राइट दिस वर्क, यहाँ पर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कल्चर एंड सोसाइटी किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से किस तरीके से अटैच्ड हैं, किस तरीके से इनका रिश्ता है एक दूसरे से, कल्चर का, दूसरा सोसाइटी से। इसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लोर किया, इवोल्यूशन किया है इन्होंने कल्चरल क्रिटिसिज्म इन ब्रिटेन, यानी कि इन्होंने स्टडी किया है, इवेलुएट किया है, और ये दिखाना चाहते हैं कि जो रोल है लिटरेचर का, आर्ट का और इंटेलेक्चुअल का, थॉट्स का,
किस तरीके से हमारी सोसाइटी को और हमारी सोसाइटी एंड द मेंटेलिटी ऑफ पीपल को टाइम टू टाइम चेंज करता है, ठीक है। तो बेसिकली ही डिफाइन हियर कल्चर, देन आफ्टर ही एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म के बारे में इन्होंने बताया, जहाँ पर इन्होंने एडमंड बर्क, जॉर्ज ऑरवेल जैसे थिंकर्स के बारे में मतलब बात किया है इस वर्क के अंदर, एंड किस तरीके से कल्चर इन सोशल चेंजेस होते हैं उसके बारे में बात किया है। की थिंकर्स के बारे में बताया, जैसे मैंने अभी वर्ड्सवर्थ, कार्लाइल हो गए, आर्नोल्ड हो गए, ऑरवेल हो गए, और इन्होंने आफ्टर दैट कंक्लूजन निकाला है कि किस तरीके से ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हियर वी टॉक्ड अबाउट, कई बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, कल्चर एंड सोसाइटी 1958 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेमंड विलियम। अभी 117 पर हम आ गए, रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज। तो गाइज, रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज 1974, दिस इज बाय जूलिया क्रिस्तेवा। जूलिया क्रिस्तेवा, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपकी बेसिकली फ्रेंच फिलोसोफर हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, साइको एनालिटिस्ट हैं, फेमिनिस्ट थियोरिस्ट हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो एसोसिएशन है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियोरी से है एंड सीमियोटिक्स से है, ठीक है। और इनका जो ये वर्क है, द रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, जहाँ पर इन्होंने पोएटिक लैंग्वेज के बारे में चैलेंजेस दिया है कन्वेंशनल मीनिंग एंड सोशल नॉर्म्स को लेके। मतलब कि ये कहते हैं कि जो लैंग्वेजेस होती है, स्पेशली पोएट्री, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, किस तरीके से मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है वो एसोसिएटेड हैं सिमियोटिक एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, जो बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया है कॉन्सेप्ट सिमियोटिक्स एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज अपने इस वर्क के अंदर। और इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है रेवोल्यूशनरी इफेक्ट्स थ्रू एंड सोसाइटी, राइट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली की सिमियोटिक और जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं इन्होंने अपने पर्टिकुलर इस वर्क के अंदर एक्सप्लोर किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, सिम्बॉलिक लैंग्वेज, सिमियोटिक्स, दीज टू कॉन्सेप्ट शी इंट्रोड्यूस रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज बाय जूलिया क्रिस्तेवा। ओके, अभी नेक्स्ट टॉक अबाउट कल्चर एंड एनार्की, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट अपीयर डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, विच वॉज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैथ्यू आर्नल्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ना आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मिलता है इस पर्टिकुलर इनके वर्क से। अभी जो आपके मैथ्यू आर्नल्ड हैं, इंग्लिश पोइट हैं, कल्चरल क्रिटिक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और ये बेसिकली की फिगर कंसीडर किए जाते हैं विक्टोरियन लिटरेचर एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म में, राइट। इनके जो बेसिकली फेमस वर्क आपको प्रिपेयर करने हैं, डॉबरविच, ऐसे इन क्रिटिसिज्म एंड कल्चर एंड अनार्की, ये आपको 3 वर्क्स इनके एटलीस्ट स्टडी करने हैं। तो ओवरऑल ये जो इनका वर्क है कल्चर एंड अनार्की, इसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि कल्चर एज अ परसूट ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। मतलब ये यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो विक्टोरियन सोसाइटी, स्पेशली इन्होंने फिलिस्तीन, मटेरियलिज्म एंड क्लास डिविजन्स के बारे में यहाँ पे बात किया है, एंड आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो कल्चर है ना कैन काउंटर अनार्की इन सोशल एंड मोरल लाइफ, राइट। तो ओवरऑल इन्होंने डेफिनेशन दिया है कल्चर का, फ़िलिस्तीन के बारे में बताया है कि कल्चर एंड अनार्की के बारे में बताया, मतलब जिसे आप अराजकता बोलते हैं, राइट। यानी कि कल्चर जो होता है ना किस तरीके से प्रोवाइड करता है मोरल गाइडेंस, सोशल हार्मनी, ह्यूमन परफेक्शन। विदाउट कल्चर सोसाइटी रिस्क एंड अनार्की, राइट। तो इन्होंने इसी की बात की, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बात की। इसमें काफ़ी सारे इनकी इंपॉर्टेंट आपको थिंग्स मिल जाएगी स्टडी करने के लिए, तो आप प्लीज़ इसको खुद से स्टडी कीजिएगा। मैं बहुत सारा नहीं कवर करा पा रही, लेकिन इसे आपने प्रॉपर स्टडी करना है खुद अपने ऑन से, कल्चर एंड अनार्की, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड रिटन बाय सिगमंड फ्रूड। मैं लिख देती हूँ सिगमंड फ्रूड। देखिए, फ्रूड को भी आपने स्टडी करना है, फ्रूड से भी, उनके कॉन्सेप्ट से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। ये आपके ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंड फाउंडर हैं साइको एनालिसिस के, ठीक है। एंड ही ऑल्सो फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है। ये आपके फाउंडर हैं साइको एनालिसिस के। एंड इनके जो मेजर वर्क है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, टोटेम एंड टाबू, सिविलाइजेशन एंड डिस्कॉन्टेंट, ये आपसे मैचिंग्स क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। अभी ये जो बेसिकली इनका जो वर्क है दिस वाज, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो ह्यूमन बीइंग है किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है अनहैप्पीनेस डिस्पाइट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी इन्होंने बात किया है कि जो मतलब ह्यूमन
आप बोल सकते हो इंस्टिक्ट्स है, मतलब ह्यूमन एक तरह से इरोज, मतलब को उसका जो एक लाइफ को लेके जो इंस्टिंक्ट है उसके बारे में इन्होंने बात किया, सिविलाइजेशन की बात किया है, डिस्कॉन्टेंट की बात किया है, जो बेसिकली रिप्रेशंस है, राइट, जो कोज होते हैं किसी भी फ्रस्ट्रेशन का, किसी भी गिल्ट का, उसके बारे में इन्होंने, डिस्कॉन्टेंट से मतलब इनका वही है। तो ओवरऑल ही टॉक्ड अबाउट दिस। तो बहुत ज़्यादा समराइज नहीं मैं इसको करूँगी, बस आपको इसका टाइटल ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। चलिए मैं पहले क्वेश्चन आपको फैमिलियर करा दूँ इस पर्टिकुलर जो लिस्ट से है। तो फ्रेंड्स यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 133, द लाइन ही हु वर्क्स फॉर स्वीटनेस एंड लाइट united works to make reason and the will of God prevail occurs in। तो बेसिकली ये लाइंस आपकी कहाँ पे आई है? रेमंड विलियम का कल्चर एंड सोसाइटी, जूलिया क्रिस्टेवा का रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, अदरवाइज मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की, अदरवाइज आपका सिगमंड फ्रूड सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। बट मैंने आपको ये सभी वर्क्स के बारे में बता दिया यहाँ पे। इसी तरीके से आपने PYQs लगाने होते हैं, सभी ऑप्शंस को इक्वली आपने प्रिपेयर करना होता है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन और कम बैक टू आवर लिस्ट। अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए? ध्वन्यालोका। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो कर दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 132 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है टेक्स्ट को उसके ऑथर के साथ। तो सब आपके इंडियन ऑस्थेटिक्स से एसोसिएटेड हैं। ध्वन्यालोका हो गया, आपका काव्य दर्शन हो गया, एंड वाक्य पद्य हो गया, एंड दशरूपा हो गया। तो ये किस बेसिकली ऑथर ने लिखा है, तो इसका प्रॉपर लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इफ़ यू विलिंग सो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, हैंड रिटन नोट्स में मैंने लिखा है, और इसके बाहर आपको जहाँ तक है नहीं मिलेगा, इन सभी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट से आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसका आंसर देखिए कि आपका जो बेसिकली ध्वन्यालोका है। तो फ्रेंड्स ध्वन्यालोका आपका बाय है आनंद मठ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आनंद वर्धन, सॉरी आनंद मठ तो एक और वर्क है आपका, आनंद वर्धन, आनंद वर्धन इनका ये कंप्लीट नेम है। आनंद वर्धन ने आपका लिखा है, ये सेमिनल वर्क है इनका, जो कि संस्कृत पोइटिक्स का पार्ट है, जिसे इन्होंने प्रेजेंट किया है और एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके कश्मीरी पोइट हैं जो आनंद वर्धन है, और ध्वन्यालोका इनका फाउंडेशनल टेक्स्ट है संस्कृत पोइटिक्स का, जो जहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है थ्योरी ध्वनि, जो ध्वनि थ्योरी है इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। मैं एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगी इंडियन एस्थेटिक्स को लेके, जिसमें मैं आपको कंप्लीट लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी। तो ओवरऑल ध्वनि का मतलब सजेशन होता है कि इन्होंने क्या पोइट्री में मतलब दिया है। तो क्योंकि ना एग्जामिनेशन में अभी तक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे, जैसे ध्वन्यालोका किसने लिखा है, काव्य दर्श किसने लिखा है, वाक्य पद किसने लिखा है, दशरूपा किसने लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता था। अभी क्या एग्जामिनर करता है, कुछ भी आपसे मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछ लेता है, तो आपको एटलीस्ट कोर आइडिया पता है। भी जैसे मैंने आपको इस पर्टिकुलर आनंद वर्धन के ध्वन्यालोका के बारे में बता दिया कि इनका जो ये बेसिकली वर्क है, इसमें इन्होंने ध्वनि थियोरी को इंट्रोड्यूस किया है। तो ध्वनि थियोरी इंट्रोड्यूस्ड बाय और इन विच वर्क, तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं काव्य दर्शा की। तो बेसिकली फ्रेंड जो नेक्स्ट वन है काव्य दर्शा, ठीक है। ये जो वर्क है दिस इज़ बाय डैंडिन। आपको ना इनका नाम ही याद रखना है, इनको आप क्रैम कर लीजिए, डैंडिन। अभी डैंडिन कौन है? ये रिनाउंड संस्कृत पोइट हैं, प्रोस राइटर एंड लिटरेरी थियोरिस्ट हैं। अच्छा, इनकी ना टाइमलाइन भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि आनंद वर्धन, डैंडिन, कुछ फेमस हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको इनका टाइमलाइन, क्योंकि इनका जो एसोसिएशन है 7th सेंचुरी CE से है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा आपके डैंडिन का। और अगर मैं आपसे आनंद वर्धन की बात करूँ, जो आनंद वर्धन है, जो अभी हमारे इसके पर्टिकुलर ध्वन्यालोका के जो बेसिकली ऑथर हैं, तो इनका जो टाइमलाइन है उसे भी आपने अपने माइंड में ध्यान में रखना है, जिनका टाइमलाइन 820, आई एम जस्ट राइटिंग हियर 820 890 अप्रॉक्स CE है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन द वाक्यपाद्य। बेसिकली वाक्य पद आपका भरतहरि का है। भरतहरि से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भरतहरि जो आपके 5th to 7th सेंचुरी से इनका एसोसिएशन है CE से, ठीक है। तो ओवरऑल ये इंडियन ग्रामेरियन है, फिलोसोफर एंड पोइट है, और संस्कृत लिंग्विस्टिक भी हैं ये आपके, ठीक है। तो इनका जो बेसिकली ये वर्क है वाक्य पद, जिसका मतलब है लैंग्वेज को किस तरीके से इन्होंने उसका बेसिस ऑफ थॉट्स कम्युनिकेशन से एसोसिएट करके बताया, एनालाइज किया है, यानी कि शब्द पद और वाक्य के बारे में इन्होंने स्वता थ्योरी दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव दशरूपा।
बेसिकली फ्रेंड्स ये लास्ट हमारा मेजर वर्क्स में से एक है दशरूपा। तो ये आपका धनंजय का है, धनंजय आपके 10th सेंचुरी से इनका एसोसिएशन है। और ये जो इनका वर्क है इसमें इन्होंने बेसिकली जो मतलब आप ऐसा मान के चलिए, जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें इन्होंने कुछ कोर कॉन्सेप्ट सजेस्ट किए हैं, लाइक 3 पिलर्स बताएं ऑफ धर्म के, जिसमें एक है वर्ड्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वस्तु, एंड द सेकेंड वन वी हैव नेता यानी कि नायक, एंड द थर्ड वन वी हैव रस। ठीक है, तो ये तीनों इन्होंने पिलर्स बताए हैं धर्म के। तो देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन इस पर मैं एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगी क्योंकि इंडियन एस्थेटिक्स से आपको प्रॉपर क्वेश्चन बनती है। फिलहाल के लिए आप इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट शोइंग यू माई नोट्स, यू गाइज कैन सी, लेट मी अरेंज द पेपर so that you guys can easily visit this particular screen of mine. See, Indian aesthetics in English literature. अभी मैंने इसमें क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपके भरत हैं, भरत ने क्या क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र लिखा है जिसमें इन्होंने 8 रस दिए थे, 4 नाटक हैं, एंड लेसन 6 और उसका जो चैप्टर 6 है और 7 में इन्होंने रस थियोरी दिया है। तो इस तरीके से आपने नोट्स प्रिपेयर करने। ये भामा का है, भामा ने क्या लिखा है, काव्य अलंकारा लिखा है, और जिसे इन्होंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। 6 लाइन्स हैं, 2 वर्ड्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर 6 आपको देखने मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली मैंने जितना इम्पॉर्टेंट था तो वो चीज़ें इंक्लूड किया है। सी कि फर्स्ट वर्ड्स भामा ने मेंशन किया है अबाउट, जिसमें उन्होंने काव्य अलंकारा के बारे में बताया। तो इस तरीके से आपने लिस्ट प्रिपेयर करना है। आई एम जस्ट शोइंग यू मोर। नेक्स्ट वी है भरत का नाट्य शास्त्र, भामा का काव्य अलंकारा, सी आनंदवर्धन का ध्वन्यलोका, कुंतक का आपका वक्रोक्तितम, और क्षेमेंद्र ने आपका औचित्य विचार्य लिखा है। कुंतक ने क्या दिया है, कालिदास ने क्या लिखा है आपका मालविकाग्नि मित्रा। ठीक है, आनंदवर्धन का ध्वनि है, मैंने आपको बताया था ना, ध्वनि थ्योरी इन्होंने दिया था, कौन से वर्क में दिया था, जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से भरतहरि ने स्फोटा थ्योरी दिया है अपने वर्क में, कुंतक ने वक्रोति थ्योरी, भरती मुनि क्योंकि थ्योरी रस, क्योंकि देखिए थ्योरी से एक तो इनके वर्क से क्वेश्चन बनता है, और जो अनदर क्वेश्चन बनता है इंडियन एस्थेटिक्स में, इन्होंने जो पर्टिकुलर थ्योरी इंट्रोड्यूस किया है अपने वर्क में, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ओवरऑल आपने दोनों का ही लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो इसी तरीके से देखिए आप लोग, क्षेमेंद्र ने औचित्य थ्योरी दिया है, एंड अभिनव गुप्ता ने तंत्रलोका दिया है। तो इस तरीके से मैंने मेजर वर्क्स यहाँ पे और भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी इंडियन एस्थेटिक्स का, जिसमें मैं आपको कुछ न्यू भी इंक्लूडेड कर दूंगी, और कुछ एक्सपेक्टेड जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्शन है जिनका, मैं वो भी इंक्लूड उसमें करूँगी कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल लेवल पर पूछे जा सकते हैं। तो यू डोंट वरी अबाउट इट, बट यू कॉमेंट मी बिलो, वुड यू लाइक आई विल मेक वीडियो ऑन इंडियन एस्थेटिक्स और नॉट, ओनली देन आई विल अपलोड, क्योंकि मुझे आई रियली वर्क हार्ड टू जस्ट प्रोवाइड यू ईच वीडियो ऑफ माई चैनल, ट्रस्ट मी, होप यू अंडरस्टैंड। अभी मैं एंड कर रही हूँ अपनी वीडियो को, नाउ वी एंड दिस वीडियो। ओवरऑल हमने कंप्लीट लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें मैंने 130 अप्रॉक्स आपके साथ वर्क मेंशन कर लिए पूरी लिस्ट में। आपने देखा होगा पूरा लिस्ट, मैं फिर से आपको एक बार फेमिलियर करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यू कैन सी, ये पूरा लिस्ट देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पूरे आपसे क्वेश्चंस सभी जितने भी वर्क थे, ईच वर्क मैंने डिस्कस किया है, और ओवर इसका 5 वीडियोज़ टोटल बना है। तो इन 5 वीडियोस को आपने वॉच करना है। अगर ये कंप्लीट पेपर आप चाहते हैं आपका 18 जून का, आप उसको प्रिपेयर कर ले, और यही सबसे बेस्ट वे होता है। अभी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बचे। कॉन्सेप्चुअल मतलब मेरा यहाँ पे मीनिंग है, जैसे आपसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलता है, कॉन्सेप्ट से लेके मिलता है, जैसे लैंग्वेजेस, पैराडॉक्स, ये तो चलिए वर्क है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी आपसे राइटर्स को लेके क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से राइटर की टाइमलाइन पूछ ली जाती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, सब टाइटल्स पूछ लिए जाते हैं, एंड लाइक लिटरेरी मूवमेंट से देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अरेंज दी लिटरेरी मूवमेंट्स को आपने, जैसे इमेजिस्ट, अब्सर्डिज्म, प्री रेफ्लाइटिज्म, एंड आपका इम्प्रेशनिज्म एंड फ्यूचरिज्म। इसके अपार्ट आपके पास बहुत सारे लिटरेरी आपके मूवमेंट है जिसे आपने प्रिपेयर करना है, मेंबर्स एसोसिएशन। तो ओवरऑल वी हैव लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी, लेकिन आपने ये मैनेज करना है कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँ। क्या मैं सारा बैठ जाऊँ इकट्ठा पढ़ने के लिए, या फिर मैं सिलेक्टेड एरिया पढ़ूँ। तो भाई PYQ से उठाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ओनली देन यू गाइज कैन क्वालिफाई this examination of your, otherwise आप सिर्फ प्रिपेयर करते रह जाएंगे। We will meet in next video, till then bye bye। न्यू है, don't forget to subscribe and please like the video and leave comment after watching this video, right?